Hmm. So I have started the recording, and like I mentioned in the previous videos, I'm creating two versions of every class that I take. One is the regular version, जो अभी मैं पढ़ाऊंगा उसका पूरा full video रहेगा, and one is a shorter version. मतलब उसमें से कुछ key themes निकाल करके उसको डालेंगे ताकि बच्चों के पास अगर टाइम हो तो पूरा 1 घंटा स्पेंड करके पूरा क्लास का वीडियो देखें, या फिर क्रिस्प समरी है तो वो देख सकते हैं कि भाई आज क्लास में क्या क्या पढ़ाई हुई है। अगर उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग है मुझे जानने के लिए तो आई लुक एट द फुल वर्जन. So that's what I will do. So today we are going to talk about chapter 3 of grade 7. मतलब 7वीं कक्षा का तीसरा अध्याय, which is about heat. हिंदी में उसको बोलते हैं उष्मा. हीट को पहले समझते हैं कि हम लोग साल में अलग अलग मौसम देखते हैं, राइट. इफ यू लुक एट फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर वी सी विंटर, जो उसको ठंड बोलते हैं, फिर स्प्रिंग का सीजन आता है, फिर समर आता है, फिर रेनी सीजन, ऑटम, अगेन विंटर. तो यहाँ पे अगर तीनों मौसम को देखेंगे तो इसमें वन थिंग इज वेरी कॉमन और वन थिंग इज वेरी ऑब्वियस दैट आपको फील करते हैं कि अच्छा पूरा जब क्लाइमेट चेंज होता है, जो वेदर चेंज होता है, तो यू फील इट. मतलब कभी काफी गर्मी होगी, काफी ठंड होगी, कभी मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा. तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. राइट. तो दिव्यांश सब बताएंगे इफ यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन. आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? व्हाइट स्क्रीन. नो सर. अच्छा. ओके. फिर से ट्राई करता हूँ. ओके. अभी बताइएगा इफ यू आर एबल टू सी इट. अभी आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? यस सर. ओके. ठीक है. तो हमने देखा कि देयर आई मीन मोस्टली let's talk about two seasons, winter and summer. इसको बोलते हैं ठंड. ठंड ये ऐसे नहीं लिख के इसको लिखते हैं, इसको सर्दी बोलते हैं. कम ऑन. चलिए, और इसको बोलते हैं गर्मी. ओके. तो ये दो सीजन्स हैं. अब अलग अलग सीजन में हम लोग अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं. जैसे कि गर्मियों में आप गर्म कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. सर्दियों में आप अ, जो जो लाइटर कपड़े होते हैं, जो गर्मियों में आप हल्के कपड़े पहनते हैं, सूती का कपड़ा या जो भी लाइट हो, जो उतना उतना हीट प्रोड्यूस नहीं करता है. और सर्दियों में आप पहनते हो गर्म कपड़े, जैसे वुलन कपड़े, जो आपको सर्दियों से बचाता है. तो सर अभी सर्दियों में डार्क कपड़े पहनने चाहिए. हाँ, एक वो तो कलर पे हम लोग आ गए, हम उस पे बात करेंगे आगे भी. अभी सिर्फ ये मुद्दा है कि भाई सर्दियों में आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जो आपको आपकी बॉडी को गर्म रखते हैं, और गर्मियों में आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जो आपके बॉडी को ठंडा रखते हैं. ठीक है. तो डार्क कपड़े जो पहनते हैं आप भी बोल रहे हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. उसके पीछे का क्या थीम है, दैट विल कम टू, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. तो हम लोग आते हैं. तो अभी तक में एक ही चीज क्लियर है, वो है कि भाई देयर इज समथिंग कॉल्ड टेम्परेचर. मतलब जो जिससे हम गर्म या ठंडा को डिफाइन करते हैं. अब जैसे कि
हमने कहा कि भाई गर्म कपड़े, हॉट क्लोथ्स, या हमने कहा सर्दियों में टेम्परेचर या ठंडी होती है। तब ये हॉट क्या है, कोल्ड क्या है, दिस इज जस्ट एन एक्सपीरियंस। ये गर्म या ठंडा जो है एक एक्सपीरियंस है। वो कैसे आता है, वो टेम्परेचर से आता है। अब जैसे कि एक आपने कोई चीज को टच किया जो वार्म है, मतलब हल्का सा गर्म है, वो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, दैट दैट मेक्स यू फील बेटर। कि भाई सर्दियों में आप आग के आसपास जाके बैठते हो, आग में हाथ नहीं डालते हो, आग के पास बैठते हो तो आपको गर्मी फील होती है। सर्दियों में आप ये- या मान लीजिए कम सर्दी हो तो आपको अच्छा लग रहा होता है, प्लेजेंट लग रहा होता है। या आप आइसक्रीम खाते हो गर्मियों में तो वो उसका टेम्परेचर अच्छा लगता है। तो एक्चुअली हॉट एंड कोल्ड इज एन एक्सपीरियंस, लेकिन कितना गर्म कितना ठंडा, इसको डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ये आपको बताता है कि भाई कितना गर्म, दिस दिस प्रोवाइड्स अ स्केल, ठीक है, जिसको हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इसको क्लियर करते हैं, सेल्सियस या सेंटीग्रेड बोलते हैं इसको, एंड दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस, ये डिफरेंट स्केल्स होते हैं जो आपको बताता है कि भाई ठंडा या गर्म कैसे, हाउ डू यू डिफाइन इट इन मेजरेबल टर्म्स। कि अगर आप मान लिया, तो अभी हम लोग लेट्स लेट्स फोकस ऑन सेल्सियस, ठीक है। तो सेल्सियस की अगर हम बात करें, सेल्सियस, ठीक है, अगर कोई बोलता है 0 डिग्री तो बहुत ठंडा है, कोई बोला 100 डिग्री तो मतलब दिस इज अ बॉइलिंग टेम्परेचर, इस पे चीजें उबलने लगती है, पानी उबलने लगता है। और भी ज्यादा हुआ तो और भी गर्मी होगी, इधर और टेम्परेचर कम हुआ तो और ठंड बढ़ती जाएगी। तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर सेल्सियस में, इसको बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर वाटर। दिस इज फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉर वाटर, दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर वाटर। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट स्केल, जो कि आपको बताता है कि भाई कितना गर्म, मतलब इट इज हॉट। सो हॉट मतलब क्या, 20 डिग्री इज हॉट और 60 डिग्री इज हॉट, राइट। कोल्ड अगर बोल रहे हैं तो 5 डिग्री इज कोल्ड या -10 डिग्री इज कोल्ड, -10। राइट। तो ये आपका जब ये टेम्परेचर का स्केल आ जाता है ना, तो ये आपका काम या हमारा काम आसान कर देता है कि भाई चलो ठीक है, अब हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। कोई बोलेगा कि डोंट टच दिस थिंग, दिस इज वेरी हॉट, दिस इज एज हॉट एज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन सही है तो आप जान रहे हो कि भाई इसको टच करने में डर नहीं है, 20 डिग्री गर्म होता है लेकिन उससे हाथ जलेगा नहीं। इफ somebody says this is very hot, this is 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको पता है कि भाई अगर आपको हाथ में फुला नहीं, इफ यू डोंट हैव टू गेट बॉयल्स और नो फोड़ा इन योर हैंड, तो आपको नहीं टच करना है भाई, क्योंकि 120 बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, राइट। तो इसके लिए चलिए, बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ओके। दिव्यांश, आप स्क्रीन देख पा रहे हो मेरा? दिव्यांश, आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिव्यांश, आपको स्क्रीन दिख रहा है? दिव्यांश, आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज? दिव्यांश, आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. And you can see my screen also? ओके, हम अज्यूमिंग कि आप स्क्रीन देख पा रहे हो, ठीक है। तो हाँ, तो कंटिन्यू विद दिस कि
ये जो डिफरेंट टेम्परेचर होता है ना, उसको मेजर करने के लिए देयर इज अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। आपने कुछ ऐसा करके देखा होगा। मेरे ड्राइंग स्किल पे आप लोग तो इसके अंदर एक स्केल रहता है, इसमें कि ऐसे मेजरमेंट का बना रहता है। ओके, तो चलिए, ये ड्राइंग देख के आपको मजा नहीं आ रहा होगा, सो आई वुड शेयर दिस स्क्रीन विद मी। ओके, सो कैन यू सी माय स्क्रीन, दिव्यांश? ओके, तो देखिए यहाँ पे एक डिवाइस होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, विच इज कॉल्ड थर्मोमीटर, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये थर्मोमीटर में अगर ध्यान से देखेंगे तो इट हैज this shiny part that you see on the left hand side, right? इसके अंदर मरकरी होता है, and then you have a regular scale। एक मतलब ये कांच का ट्यूब होता है जिसके अंदर स्केल बना होता है, तो जहां से आप मेजर कर पाते हैं। देखिए, ये छोटा सा स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, ये जो स्केल है 36 37 से लिखा हुआ है, एंड देन यू हैव, दिव्यांश आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. ओके, तो देखिए थर्मोमीटर के अंदर जो ये स्केल है, इस पे दिस डिनोट्स कि भाई टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर देख रहे हैं कि भाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए दो तीन तरह के इक्विपमेंट होते हैं। पहला होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो हम लोग जनरली फीवर ये सब मेजर करने के लिए करते हैं, बॉडी टेम्परेचर के लिए करते हैं। दूसरा होता है लैबोरेटरी वाला थर्मोमीटर, वी विल कम टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसको हम अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें तीन चार पार्ट होते हैं। एक तो सामने का पार्ट हुआ जो यहाँ पे शाइनी दिख रहा है पार्ट, जो थोड़ा नैरो होता है, उसमें मरकरी भरा होता है, पारा जिसको बोलते हैं। और दूसरा होता है कांच का एक ट्यूब होता है जिसके अंदर ये स्केल बना होता है जो यहाँ दिख रहा है। तो इसको मेजर करने के लिए आपने देखा होगा कि इसको वी क्लीन दिस दिस सरफेस एंड देन वी पुट इट अंडर इन इन अंडर आर्म्स और वी पुट इट इन आवर माउथ, तो उससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेजर होता है। ठीक है, तो अब पहले समझते हैं कि ये टेम्परेचर जो मेजर करता है बॉडी का, तो क्लिनिकल क्लिनिकल थर्मोमीटर क्यों यूज करते हैं और लेबोरेटरी और थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस होता है, व्हाई वी कैन नॉट यूज इट फॉर द सेम थर्मोमीटर फॉर बोथ द पर्पसेस। तो पहला तो है कि बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, अगर आप बॉडी के टेम्परेचर की बात करेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर जो है दिस varies between 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्रीज। ये हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है, इसी रेंज में फ्लक्चुएट करता है। तो अगर अगर 37 है, अगर 37 डिग्री है, तब अप टू 37 डिग्री मान के चलिए कि रेगुलर टेम्परेचर है, फीवर नहीं है, बुखार नहीं है। अगर 37 से जैसे से ऊपर बढ़ते जाता है, देन यू नो कि भाई फीवर है या तबीयत खराब है, दैट इज व्हेन वी गो एंड सी अ डॉक्टर। ठीक है, तो लेकिन किसी भी हालत में 42 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पे एक और चीज है जानने का कि इफ यू यूजिंग अ नो क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो यू नो कि आपने से let's say अपने अंडर आर्म में डाला उसको और टेम्परेचर देखा। ओके, व्हेन यू ब्रिंग इट आउट, जैसे जो जो उसका जो मरकरी वाला पार्ट है, जो हमने ये वाला पार्ट देखा सामने का, ये वाला, इसको हम लोग अंडर आर्म में डालते हैं, तो वो वहां का टेम्परेचर को के हिसाब से वो मेजर करके बताता है आपको। आप बाहर ले आए इसको, जब बाहर आते हैं देखने के लिए, तो उस समय भी वो जितना टेम्परेचर आया होता है ना, दैट दैट रिमेन्स दैट इट इट द स्केल डजंट गो डाउन। क्यों? क्योंकि उसको वैसा ही बनाया गया है, तो ताकि जो है उसका टेम्परेचर तब तक नहीं गिरता है तक टिल यू काइंड ऑफ अगेन शेक इट टू ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एक छोटा सा चीज है जस्ट फॉर योर नॉलेज, इफ यू इफ यू आर अवेयर।
ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है 3.6 में जो दिख रहा है इमेज, राइट? इसको एक काम करता हूँ मैं, लेट मी ब्रिंग इट एंड शो अ बिगर पिक्चर ऑफ दिस गाय। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखते हैं इसको, लेट्स पुट इट हियर। या इसको ही जूम कर लेते हैं ना। हाँ, देखिए, ये जो थर्मोमीटर होता है ना, क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसमें देखिए एक दिस अ स्मॉल किंक, यहाँ पे देखिए छोटा सा एक इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, किंक को समझिए, एक छोटी सी रचना है इसमें, ठीक है। ये देखेंगे तो इसका काम ये होता है ना कि जो जो देखिए, अभी हम जो यहाँ पे थर्मोमीटर में देख रहे होते हैं टेम्परेचर, ये जो ब्लैक हो रहा था, ये दिस इज नथिंग बट मर्करी दैट कीप्स मूविंग। मतलब टेम्परेचर मिलने पर गर्मी इसको जिससे बॉडी का टेम्परेचर जितना है वो इसको हीट करता है, और हीट करने के बाद जो है वो मरकरी को एक्सपैंड करता है। जितनी गर्मी होगी मरकरी उतना एक्सपैंड होगा। वो जो एक्स्ट्रा मरकरी है वो एक्सपेंशन के बेसिस पे जितना भी गर्म हुआ रहेगा वो धीरे आगे बढ़ता जाता है। दैट डिनोट्स द टेम्परेचर, ठीक है। तो मान लिया जाए कि आपका, मान लीजिए टेम्परेचर 105 डिग्री है आपका, तो वो 105 डिग्री उतनी गर्मी देगा इसको, इस नोजल को, और उतना मरकरी एक्सपैंड होगा। तो एक्सपैंड जब होगा तो मरकरी इधर फ्लो करके यहाँ पे आपको टेम्परेचर बताता है भाई 105। तो आपने टेम्परेचर देखा, बाहर लाएंगे तो मतलब ये जो सरफेस है जहां से आपको टेम्परेचर मेजर हुआ था, दैट कम्स इन द एक्सपोजर ऑफ नॉर्मल एयर। नॉर्मल नॉर्मल एयर का टेम्परेचर 105 नहीं रहेगा, कम रहेगा हो सकता है। तो ये पारा गिरना चाहिए लेकिन नहीं गिरता, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस किंक। ये रोक लेता है उसको कि भाई चलो, अभी आपने टेम्परेचर देख लिया, अब बाहर ले आएंगे। अगर आधे घंटे भी थर्मोमीटर को बाहर रखेंगे तो नॉर्मल एयर टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर गिरेगा नहीं, क्योंकि ये इसका मरकरी जितना उधर चला गया होता है उसको उधर ही अटका देता है वो, ठीक है। ताकि आप उसको 5 मिनट के बाद भी अगर टेम्परेचर देखते हो तो रूम टेम्परेचर के बेसिस पे वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस गाय, ओके। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वन। तो देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि अब से क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो 35 डिग्री से 45 डिग्री तक लिए बना है, ठीक है। उसको अगर आप कोई दूसरी चीजों के लिए मतलब अपार्ट फ्रॉम मेजरिंग टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बॉडी अगर आप यूज करेंगे तो वो टूट सकता है। मान लीजिए कि आपने उसको 105 डिग्री वाले टेम्परेचर में पानी में डाल दिया, उसको क्या होगा, मरकरी बहुत तेजी से एक्सपैंड होगा, और इट विल नो, सिंस दिस इज मेड ऑफ ग्लास, तो उसका उसको तोड़ करके बाहर निकल जाएगा, मतलब दिस विल गेट डैमेज्ड, ठीक है। उसी तरह से और दूसरा है कि जैसे कि ये क्लिनिकल थर्मोमीटर को जैसे हम लोग मुंह में डाल के यूज करते हैं, यू कैन पुट इट अंडर योर अंडर आर्म्स और योर इन योर माउथ। अब मुंह में आप डाल रहे हैं तो मान ली किसी ने पहले टेम्परेचर मेजर किया होगा, फिर किसी और दूसरे ने कर, तो उसको हमेशा उसको डिसइंफेक्टेंट यूज करके या उसको क्लीन करके वॉश करके उसके बाद यूज करते हैं, मतलब कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज करके, ठीक है, ताकि किसी और के बॉडी का जर्म आपके इसमें नहीं आए, ठीक है। आ, दूसरा है कि चूंकि ये कांच का बना होता है तो आप लोग जानते हो कि भाई, पापा भी बोलते हैं इसको ब्रेक मत करना, नीचे मत गिराना, डोंट डोंट ड्रॉप इट ऑन हार्ड सरफेस। या दूसरा है कि भाई ये बल्ब जो है इसका सामने जहाँ पे मरकरी है उससे मत पकड़िए, क्योंकि दैट्स द सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ द थर्मोमीटर, इट कैन ब्रेक, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि भाई टेम्परेचर इज वन पैरामीटर विच सेज कि भाई हम कौन से सीजन में है, गर्मी ठंडी है, विंटर है, क्या है। और अब टेम्परेचर, वन टेम्परेचर द पैरामीटर, हम लोग वी गो बाय आवर ऑब्जर्वेशन, हम लोग कि भाई हाँ ठीक है, अभी ठंडा लग रहा है, अभी गर्म लग रहा है, किसी को ज्यादा ठंडी लगती है, किसी को ज्यादा गर्मी लगती है। तो उस केस में जस्ट टू कीप आउट द सब्जेक्टिविटी, देयर इज अ स्केल इन सेल्सियस that is defined, which is used for using in a more mathematical way। और वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है थर्मोमीटर। तभी हम थर्मोमीटर के बारे में सीख रहे हैं। तो पहला हमने सीखा
जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, जो हम घर में यूज करते हैं टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। अब वो कैसे काम करता है, दैट वी सॉ। उसके बाद उसमें अभी मैंने क्या कहा कि वी डोंट यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर डूइंग एनीथिंग अदर देन मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके लिए अलग अलग काम के लिए अलग थर्मोमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने सीखा किंग के बारे में। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्योंकि हमने देखा कि भाई क्लिनिकल थर्मोमीटर हम आप ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ही नो कैलिब्रेट किया हुआ होता है। मतलब 35 to 42 डिग्री के लिए ही मोस्टली बना होता है वो। उससे ज़्यादा टेम्परेचर या उससे कम टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट टेक क्लिनिकल थर्मोमीटर टू शिकागो और रशिया एंड से कि भाई बाहर का टेम्परेचर कितना है। बाहर का टेम्परेचर अगर -20 डिग्री, -25 डिग्री, -30 डिग्री है तो योर क्लिनिकल थर्मोमीटर विल नॉट हेल्प, है ना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं दूसरी चीज जिसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी ऐसा कुछ नया नहीं होता है। इफ यू लुक एट दिस, राइट, ये देखेंगे मोस्टली ज्यादा, जैसे इफ यू हैव सीन, इट इज अ मच लॉन्गर वर्जन, राइट, क्योंकि इसका रेंज बड़ा होता है। ये दिस इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड 210 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ तक का टेम्परेचर मेजर करने के लिए ये बना होता है। ये ऑब्वियसली देखें इसमें ये स्केल है ऐसा ऐसा, ठीक है। तो दिव्यांश, आपको थर्मोमीटर यूज करना आता है? If somebody tells you कि go and measure temperature, can you do it? What, sir? बोल रहा हूँ कि आपको थर्मोमीटर यूज करना आता है to measure the temperature? Have you used thermometer for checking somebody's temperature? आप म्यूट पे हो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, सर आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं पूछ रहा था कि आपको थर्मोमीटर यूज करना आता है? नो सर। नहीं, थर्मोमीटर यूज नहीं किया आपने? ऐसा ऐसा कुछ यूज नहीं किया आपने पहले, दिस काइंड ऑफ थिंग, जब बुखार होती है तभी, फीवर के लिए? नो सर। ओके, देखिए, ओके, ठीक है। तो देखिए इसमें व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि ये जो है ना, ये थर्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं जब जब फीवर हो या बॉडी गर्म हो रहा होता है तभी। तो यहाँ देखिए इसका एक थोड़ा जूम किया हुआ पिक्चर है यहाँ पे, जैसे कि 37 और 38। दिस इज नथिंग बट लाइन स्केल जो हमने सीखा था ना कि जब एक स्केल पे हम लोग नंबर्स को डिनोट करते हैं या स्केल को यूज करते हैं टू टू मेजर लेंथ और नो व्हाटएवर, वैसा ही स्केल से दिखेगा आपको इसमें, ठीक है। जैसे ऊपर वाला स्केल में 30 सेंटीग्रेड में है, नीचे इट इज इन प्रॉब्लम फ़ारेनहाइट। तो हम देखिए 36-37 से टेम्परेचर दिख रहा है ना, उसके बीच में वैसे देखेंगे कि ये ये ब्रेक्स बने हुए हैं। तो 36 से 37 के बीच में 10 स्मॉल लाइंस हैं। तो 36.1, 36.2 ऐसे यू कैन नो द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द टेम्परेचर आल्सो, ठीक है। तो ठीक है, आप आपके लिए दिव्यांश यही असाइनमेंट है कि इस क्लास के बाद में आप एक बार देखिए कि थर्मोमीटर आपके घर में है कि नहीं, और अगर है तो कैसे टेम्परेचर मेजर करते हैं, अपने पापा में से पूछिएगा, ठीक है। क्योंकि ये घरेलू चीज है, मतलब Yes, हमेशा sir. हमको हमेशा इसका यूज पड़ता है। कभी थोड़ी बहुत सेहत अगर नासाज होती है तो उसमें हम लोग घर में देख लेते हैं भाई चलो टेम्परेचर भी 97-98 है या 102 है। तो 97-98 में होता है भाई चलो घर में ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन थोड़ा परहेज करेंगे तो। बट अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो इसका मतलब है कि भाई डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, सो दैट वी गेट द ट्रीटमेंट ऑन टाइम। ऑल राइट, तो हमने, Yes, sir. तो आप थर्मोमीटर को कैसे यूज करते हैं हमको मुझे बताइएगा फिर, ठीक है, हैं? अगले क्लास में। Yes, sir. तो ये हमने सीखा इसके बारे में, थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर में एक और चीज भी होती है
कि ये जनरली जो है देखेंगे ये थर्मोमीटर को अभी मैं ऐसे जस्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, यहाँ पे आपका वो शाइनी पोर्स है जो मरकरी है, ठीक है। तो इसको हमेशा देखेंगे ना, यू यूज इट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ अ hot liquid या something which is much hotter than human body. तो मान लिया जाए आपका अगर ये बीकर से पानी उबल रहा है, ठीक है, एंड यू वांट टू मेजर, मान लिया आपको किसी डॉक्टर ने बोला है कि जब 60 डिग्री टेम्परेचर पे आपको एक मेडिसिन मिलाना है, तो व्हाट यू डू इज एक पानी में एक एक वेसल में आप पानी गर्म कर रहे होते हो, देन यू व्हेन यू आर सेंसिंग कि हाँ ये गर्म हो गया होगा, देन यू डिप दिस थर्मोमीटर हियर, ओके। लेकिन ध्यान ये रहेगा कि जब व्हेन यू आर यूजिंग दिस थर्मोमीटर, तो इसका जो ये साइनी पार्ट है जहाँ पे मरकरी है, मेक श्योर दैट इट यू आर नॉट टचिंग इट द बॉटम ऑफ द वेसल, ओके, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि उसको डायरेक्ट हीट मिलने लगेगा, वो डैमेज हो सकता है। सो द बेटर वे इज इफ यू हैव टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ लेट्स से अ लिक्विड इन अ वेसल, आप इसको कहाँ गया, यू कीप इट समवेयर इन द मिडल, ओके। ये मान लिया जाए आपका पानी है अगर या लिक्विड जो भी इसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, डोंट मेक दिस पोर्शन ऑफ द थर्मोमीटर गो टिल द बॉटम, इसको कहीं पे बीच में रखते हैं, दैट्स द बेटर वे ऑफ यूजिंग इट। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए था कि भाई ये क्लिनिकल थर्मोमीटर और आपका जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसका इसमें यूसेज में क्या डिफरेंस होता है, उसका अलग अलग पर्पसेस होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज अलग होता है, इसका अलग होता है। तो एंड दिस इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। इसमें एक और चीज ध्यान रखने की होती है कि जैसे ये है ना, व्हेन यू आर डिपिंग दिस इन दिस लिक्विड और नो जहाँ का टेम्परेचर को मेजर करना है या इवन एयर में कि बाहर बाहर का टेम्परेचर कितना है, भाई 40 डिग्री है 45 डिग्री, आपने इसको एयर में ऐसे नो हैंग करके रखा है, मान लीजिए केस में, ये आपको टेम्परेचर बता रहा है। जैसे as soon as you take out of that place which for which you are measuring the temperature, वो धीरे धीरे गिरने लगता है। तो ये हमेशा आपके सराउंडिंग में जो टेम्परेचर था उसको मेजर करके बताता है। इट डजंट फिक्स अप द टेम्परेचर लाइक इट यू डू विद द नो दिस वन द क्लिनिकल थर्मोमीटर। मतलब यहाँ पे वो किंक नहीं होता, ये जो ऐसा था ना थर्मोमीटर में ऐसा बना हुआ, ये जो यहाँ पे ऐसा था किंक बना हुआ था जो आपका इसका रोकता था उसका मूवमेंट को, क्लिनिकल थर्मोमीटर में वो इसमें नहीं होता है। तो समझिए कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का आपने पानी में डिप किया, टेम्परेचर दिखा आपको 40, जैसे पानी से बाहर निकालेंगे इट विल इधर गो डाउन और गो अप डिपेंडिंग ऑन हाउ इज द टेम्परेचर आउटसाइड। मतलब जो भी जिसके कांटेक्ट में रहेगा उसका टेम्परेचर बताएगा रन टाइम पे, इट डजंट स्टॉप द फ्लो। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, अब थोड़ा सा और अलग चीज देखते हैं कि भाई मम्मी पापा घर में मान लीजिए कुछ कुछ खाना बन रहा है, स्टोव गैस स्टोव के ऊपर में आपका पैन चढ़ा हुआ है, क्या हो रहा है वहां पे एक्चुअली, जो फ्लेम में जो गैस फ्लेम में जो एनर्जी है, हीट है, दैट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्लेम टू द पैन, ठीक है, वो पैन गर्म होने लगता है। मान लीजिए आपने गैस स्टोव के ऊपर एक एक बर्तन रखा, तो बर्तन शुरू में ठंडा था, उसको रखा गैस स्टोव के ऊपर, वो गैस स्टोव ऑन किया, शुरू में पैन कम गर्म होता है, धीरे धीरे वो गर्म होने लगता है, देन यू कैन नॉट टच इट एक्चुअली, राइट। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है कि फ्लेम जो है मतलब गैस जल रहा है, वो उसमें जो हीट है, उसमें जो गर्मी है, दैट गेट्स ट्रांसफर टू योर पैन, और फिर पैन गर्म हो जाता है, और वही जो गर्म पैन है उसमें हम लोग फूड आइटम डालते हैं, गर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, right? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्लेम टू द पैन और पैन टू द फूड दैट वी आर कुकिंग, एंड दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ कुकिंग, है ना। तो मतलब ये जानने की बात है कि हीट जो है हमेशा ट्रांसफर होता है, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट, या हॉटर पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कूलर पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि मान लिया जाए, मान लिया पैन गर्म है, ठीक है, पैन पैन अपने स्टोव के ऊपर रखा हुआ है और स्टोव ऑन है,
शुरू में पैन गर्म का वो पोर्शन जो जो फ्लेम से एक्सपोज है वो गर्म होता है, हैंडल नॉर्मल रहता है, ठंडा होता है। थोड़ी देर बाद देखेंगे पैन भी गर्म हो गया और हैंडल भी गर्म हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर, द हीट काइंड ऑफ गॉट इनटू द पोर्शन दैट वाज इन कांटेक्ट, फिर वहां से बाकी जो पोर्शन जो ठंडे थे उसमें उन पोर्शन की ओर धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, मतलब हॉटर सरफेस से कूलर सरफेस की ओर बढ़ने लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको दिखाता हूँ। ये तो दिस वाज नथिंग बट द मैकेनिकल थर्मोमीटर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, है ना, कैसे टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा होता है वो, ठीक है। इट्स अ मच लॉन्गर वर्जन ऑफ द थर्मोमीटर कंपेयर टू द क्लिनिकल वन। अब देखिए यहाँ पे हीट ट्रांसफर। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या किया, एक मेटल रॉड लिया, उसमें अलग अलग जगह पे स्मॉल पीसेस ऑफ जो वैक्स होता है ना, मोम होता है ना, उसको चिपका दिया और यहाँ पे इसको हीट करना शुरू किया। आप क्या देखेंगे कि जो वैक्स है, यहाँ पर जो वैक्स था, जो मोम था, वो पहले पिघल के गिरा। देन उसके बाद धीरे धीरे तो क्या हो रहा है कि जो हीट के कांटेक्ट में जो सरफेस है दैट गेट्स हीटेड फर्स्ट, आग के सरफेस में जो हीट होता है, और धीरे धीरे वो हॉट साइड से कोल्ड साइड की ओर मूव करता जाता है ये, ठीक है। और वो धीरे धीरे देखेंगे आप कि वो वैक्स पिघल पिघल के गिरता जाएगा, ठीक है। तो this is a common concept that we need to remember. Okay, in fact no, I knew it, but जब मैं आप लोग के को पढ़ाने के लिए दोबारा मैं पढ़ रहा था, then I found कि ये सब एक्सपेरिमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली हम लोगों ने कभी किया नहीं, पढ़ करके नंबर ले आए, लेकिन अगर आप इसको इफ यू डू सम प्रैक्टिकल अराउंड इट, देन नो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन एक्चुअली, राइट। फिर आपको याद नहीं करना पड़ता है। तो ये है आपका पहला कॉन्सेप्ट कि भाई हीट जो है इट ऑलवेज ट्रैवर्सेस फ्रॉम हॉटर प्लेस, हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट, मतलब गर्म से ठंडे की ओर मूव करता है, ठीक है। ओके, तो अभी इसमें देखिए जैसे ये मेटल का ये रॉड था, ठीक है, इसमें आपने वैक्स को अलग अलग पोजीशन पे चिपकाया और इसको गर्म किया और इसका ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अभी मान लिया जाए मेटल के बदले आपने अगर वुड का वुडन ये या प्लास्टिक का सब्सटेंस यूज किया होता और उसको हीट कर रहे होते, क्या होता? वुड में शायद लकड़ी जल जाती है और या फिर कुछ नहीं होता, या कोई ऐसा कुछ हाईली नॉन इनफ्लेमेबल कुछ सब्सटेंस लिया होता है, इसको आग से कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो कुछ करता ही नहीं एकदम। तो ऐसी बहुत सी चीज, या मान लिया आपने ईंट पे ही किया था, ये जो ईंट है आपका, ओके, ब्रिक, इसके ऊपर अलग अलग जगहों पे आपने मोम को चिपकाया होता है, देन उसको आप हीट कर रहे होते, क्या होता है? इट वुड हैव नॉट बिहेव द सेम वे लाइक हाउ द मेटल डिड। तो मामला ये है यहाँ पर कि नॉट एवरीथिंग ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। और ये जो हीट का फ्लो होता है ना, इस हीट फ्लो को कंडक्ट करने का काम हर कोई एक जैसा नहीं करता है। देयर डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे आप कोई गर्म चीज को पकड़ने के लिए हम एक कपड़ा यूज करते हैं, ठीक है, कपड़े से पकड़ते हैं बर्तन को, क्यों? क्योंकि कपड़ा जो है वो हीट को अब्जॉर्ब नहीं करता है, हीट को कंडक्ट नहीं करता, मतलब हीट का फ्लो एक जैसे दूसरे से नहीं कराता है। तो ये जो हीट का फ्लो विद इन दैट ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं हीट का कंडक्शन, हीट का चालन। मतलब हीट चल रहा है, जो गर्मी है, उष्मा जो है वो एक जगह से दूसरे चल रही है, तो इसको बोलते हैं हीट का कंडक्शन। तो नॉट एवरी एलिमेंट, नॉट एवरी सब्सटेंस दैट वी नो ऑफ does the conduction of heat the same way, मतलब हीट उसके अंदर, उष्मा जो उसके अंदर चलती एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे चीजों को दो दो पार्ट्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। थिंग्स दैट कंडक्ट हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको बोलते हैं कंडक्टर या चालक, ठीक है। और ऐसी चीजें जिसमें हीट एक जैसे दूसरे मूव नहीं करते, जैसे कपड़ा या वुडन कुछ पीस है, उसको बोलते हैं हम लोग उष्मा का कुचालक या नॉन कंडक्टर ऑफ हीट या इंसुलेटर, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत? No, sir.
ओके, नाउ हमने देखा कि हीट जो है फ्लो होता है फ्रॉम अ कूलर सरफेस, कूलर ऑब्जेक्ट टू sorry, hotter object to cooler object, or hotter surface to cooler surface through a process called conduction. So this is one form of heat transfer. ठीक है, इसको बोलते हैं कंडक्शन. अब दूसरा देखिए, ऐसा सोचेंगे, अब ये देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. यहाँ पे क्या किया गया है कि एक एक बर्तन में, एक बीकर में हमने पानी रखा और उसमें कुछ कलरफुल सब्सटेंस रखा. चलिए यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं. उसका क्या होता है, वो पानी के साथ घुलता है एंड यू कैन, इट डजंट मिक्सेस विद वाटर, इट मूव्स अराउंड. तो मान लीजिए पानी अगर गर्म होगा यहाँ पे, जिस जिस पोर्शन के साथ साथ में वो, तो पानी के साथ ये भी मूव करेगा वहाँ पे. ठीक है, तो क्या किया हमने, बीकर में पानी रखा, गर्म किया और उसके अंदर में पोटेशियम परमैंगनेट डाला. तो क्या होता है, जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा, देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट पानी के साथ साथ ऊपर, ऐसे जैसे यहाँ पे स्पाइरल मूवमेंट दिख रहा है वैसा होता है. व्हाट इट डज इज इट एक्चुअली शोज कि देखिए पानी गर्म हुआ, जो पानी गर्म हुआ दैट मूव्स अप, फिर ऊपर में जो ठंडा पानी था दैट कम्स डाउन. वो नीचे वाला पानी फिर से, जो ठंडा पानी नीचे आया था वो गर्म सरफेस में आया, गर्म हीट के कांटेक्ट में आया, फिर वो गर्म हुआ, वो दैट दैट कीप्स मूविंग अप. तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जो यहाँ पे समथिंग मूव्स फ्रॉम, it keeps moving up and then it creates space for the cooler thing to come down. मतलब जैसे एक एक गाड़ी में मान लिया जाए, एक बंद कमरे में 10 लोग हैं, अचानक से आग लग जाएगी तो क्या होगा, सभी लोग भागेंगे. जो जो वहां पे, जहाँ पे आग लगी है उस जगह से भागेंगे. मतलब वहां पे गर्मी हो चुकी है, लोग से बाहर भागते हैं कमरे से. और बाहर के लोग जो है वो क्या करते हैं, जो जिनको गर्मी नहीं लगी वो अंदर भाग के आ रहे होते हैं कि भाई चलो आग को बुझा देते हैं. ठीक है, या आग पे काबू करते हैं. तो वैसा सिचुएशन सिमुलेट कीजिए कि when you have a vessel which has a liquid, और जब गर्म करते हैं तो जो पोर्शन पहले हीट के कांटेक्ट में आता है, इट गेट्स हीटेड एंड keeps moving out of that place, ऊपर जाता है just to get relief from the heat. एंड देन जो ठंडा होता है वो पोर्शन नीचे आता है, क्योंकि नीचे जगह बन गया, वैक्यूम हो गया है, तो वो गर्म से, मतलब ठंडे से गर्म की ओर मूव, ये ऐसे स्पाइरल मूवमेंट होता रहता है. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन. अब कन्वेक्शन को अंग्रेजी में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक मिनट, लेट मी चेक. संवहन. तो हमने यहाँ पे कहा कि ये हीट का कंडक्शन हो रहा है, हीट एक गर्म से ठंडे की ओर मूव कर रहा होता है, तो दैट इज कंडक्शन. यहाँ पे हीट कंडक्ट हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. यहाँ पे कन्वेक्शन मतलब ये, दिस इज काइंड ऑफ trying to move out of that place and piercing the upper surface to move up or get rid of the temperature. तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. तो मतलब जहां इसमें देखेंगे कि आपका वाटर और एयर, these two things uses the same method, convection, for of heat or movement of heat. ठीक है, तो अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि जैसे समुद्र के किनारे जो घर होता है, जैसे मैं भुवनेश्वर में रहा हूँ, विच इज अ कोस्टल एरिया, ड्यूरिंग माय अर्ली डेज ऑफ करियर. तो वहां पे क्या होता है ना, सुबह में, दिन में कितनी भी गर्मी हो, शाम में ठंड हो जाती है. क्यों कि जब सनलाइट से अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है और वो उसके सरफेस पे जो ये होता है ना, जो एयर है वो भी गर्म हो गया रहेगा, तो वो एयर ऊपर उठ जाता है. और जो सी साइड से, मतलब पानी के सरफेस पे जो वाटर है वो ऑब्वियसली ठंडा रहेगा. तो ये एयर जब ऊपर आ जाता है तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए समंदर की ओर से हवा चल रही होती है सरफेस की ओर. तो देखेंगे कि जब काफी गर्मी आती है वो एयर ऊपर जाता है और इधर से ठंडी हवा आती है, तो उसको बोलते हैं सी ब्रीज. तो वहां देख जनरली क्या होता है, शाम तक में जब गर्मी काफी बढ़ जाती है और सनसेट की ओर बढ़ने लग जाता है, तो उस समय जो है ये समंदर से धरती की ओर हवा चलती है, जो काफी ठंडी हवा होती है. दैट मेक्स यू फील बेटर एक्चुअली, गिव्स यू लॉट ऑफ रिलीफ. तो उसको बोलते हैं सी ब्रीज. वैसे ही जब रात होती है, रात में क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए ये एयर ऐसे मूव कर रहा है, मतलब इधर मान लीजिए मेरे राइट हैंड साइड में वाटर है, लेफ्ट हैंड साइड में अर्थ सरफेस है. तो दिन में क्या हुआ, शाम तक में
अर्थ पूरा गर्म हो गया, तो हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई, और इधर से सी की ओर से ठंडी हवा, इधर से सी सरफेस पे जो वाटर सरफेस पे हवा थी वो उधर से मूव करके इधर आ गई, तो इधर थोड़ा ठंडा फील होता है, धरती पे लोगों को ठंडा लग रहा है, मतलब थोड़ी ठंडक फील होती है। नाउ थिंक ऑफ अ सिचुएशन द नाइट, जबकि अब धरती अभी मून मून के कांटेक्ट में है, सरफेस अर्थ सरफेस ठंडी ठंडा हो चुका है थोड़ा, एंड देन पानी के ऊपर जो हवा जो घूम के ऐसे गई थी, राइट, वो वो थोड़ी गर्म हो गई है, ठीक है। अब एक्सचेंज प्रोग्राम जो चला था उसमें, अब क्या होगा, रात में पानी के ऊपर जो हवा है वो गर्म है, इधर जो है धरती के ऊपर जो हवा है वो थोड़ी ठंडी है, तो पानी वाली हवा जो है ऊपर उठ गई, फिर हवा इधर से हवा उधर चली गई, तो ये सर्कुलर मोशन हुआ, तो फिर वो गर्म हवा, तो रात में भी थोड़ी गर्मी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड, एक मिनट, इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। मतलब जब सी से हवा लैंड की ओर आती है ठंडी हवा, दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज, और रात में जब मामला पलट जाता है तो लैंड से हवा चल लगती है सी की ओर, एंड दैट मेक्स इट हॉटर, उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, या थल, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे, थल समीर। तो उसको बोलते हैं जल समीर, इसको बोलते हैं थल समीर। मतलब जल समीर मतलब पानी से धरती की ओर हवा आती है ठंडी हवा, दैट इज जल समीर या सी ब्रीज, और जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं थल समीर। तो आपने ये समझा कैसे होता है, ये बेसिकली अगेन दिस डिपिक्ट्स द कन्वेक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो हमने सीखा कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, और दोनों का डिफरेंस क्या होता है, और साथ ही साथ कि पानी और एयर एंड वाटर यूजेस कन्वेक्शन एज अ मेथड फॉर हीट ट्रांसफर। एक और भी मेथड होता है, जैसे देखिए अभी तो हमने जो भी सीखा, जैसे मेटल से ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे मेटल वाज माय मींस फॉर ट्रांसफर। अभी पानी में जो हमने देखा हीट का ट्रांसफर हुआ, ना, हॉट वन गोज अप, कोल्ड वन कम्स डाउन, एंड दिस मूव्स इन अ सर्कल, इसको हमने कहा कन्वेक्शन, जो एयर में भी होता है। तो यहाँ पे एक मीडियम था, इन द फर्स्ट केस, इन द केस ऑफ कंडक्शन देयर वाज अ मेटल और समथिंग, इन द केस ऑफ कन्वेक्शन देयर वाज अ, देयर वाज वाटर और एयर एज अ मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट। लेकिन जब सनलाइट से हमको जो एनर्जी आती है धरती तक, वहां पे तो कोई मीडियम नहीं होता है, स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं होता है, तो दैट इज द थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। तो मतलब कोई गर्म सब्सटेंस रहेगा, वो उसके पास जो हीट रहती है वो रेडिएट कर रहा होता है, वो रिलीज कर रहा होता है, एंड हूएवर कम्स इन कांटेक्ट विद दैट गेट्स इट। तो जो जितना क्लोज रहेगा उसको उतनी ज्यादा गर्मी मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग सन से ऑप्टिमल डिस्टेंस पे, तो हमको इट डजंट बर्न अस, बट likewise the planets or the things which are much closer to sun, there is no life expectancy there, क्योंकि वहां पे उसको उतना ज्यादा हीट मिलता होता है थ्रू रेडिएशन, ठीक है। ओके, अभी एक इंटरेस्टिंग सवाल है, मान लिया जाए जैसे कि विंटर में होता है, विंटर हम लोग ब्लैंकेट डालते हैं, क्यों? ब्लैंकेट क्या करता है, इट डजंट प्रोड्यूस हीट, उससे आग नहीं निकल रही होती, उससे गर्मी नहीं निकल रही होती है, इट जस्ट सील्स अस अगेंस्ट द कोल्ड एयर, और हमारे बॉडी से जो हीट निकल रहा था उससे ही हमको गर्म कर रहा होता है। आवर बॉडी ऑल्सो काइंड ऑफ रेडिएट्स हीट, जो भी हमारे बॉडी में जो गर्मी होती है, जो हम खाना खाते हैं, जो हीट जनरेट होता है, जो एनर्जी डेवलप करते हैं, दैट कीप्स ऑन रेडिएटिंग, ठीक है। कोई बंदे के बगल में आप जाके बहुत देर खड़े रहेंगे तो धीरे धीरे गर्मी लगने लगेगी, तो आपको लगता है इस लोग फैन ऑन करते हैं। तो सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो, ठीक है। तो जो ब्लैंकेट होता है वो आपके आपके बॉडी के टेम्परेचर को ही कवर कर लेता है, ताकि बाहर के ठंड से बचा सके, और आपका बॉडी जो हीट जनरेट कर रहा है उससे आपको गर्मी महसूस हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सवाल ये है कि अगर आपको कोई एक ब्लैंकेट मिले मोटा सा, या मतलब ठंड बहुत है, आपको एक मोटा ब्लैंकेट मिल रहा है, या फिर आपको बोला जा रहा है कि भाई दो पतले पतले ब्लैंकेट हैं, कौन सा आप प्रेफर करोगे अगर बहुत ठंड हो तो? चलिए एक
इसका क्लू मैं देता हूँ। तो जैसे हम लोगों ने कहा कि जो हीट के लिए हीट को हीट को ट्रांसफर होने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। इफ यू हैव लेट्स से ब्लैंकेट। ब्लैंकेट में क्या होता है, ब्लैंकेट के अंदर में वी हैव क्या बोलते हैं, कपास रहता है, कॉटन, और उसके साथ में एयर रहता है। तो दैट लेयर ऑफ एयर एंड कॉटन टुगेदर, दैट वर्क्स एज एन इंसुलेटर, ठीक है। तो मतलब देखेंगे जो भी ब्लैंकेट जितना फ्लफी होता है, जिसका कॉटन और के बीच में एयर जितना ज्यादा होता है, वो हीट को उतना ज्यादा रोक रहा होता है, ठीक है। तो आप Yes, sir. तो आपको अगर एक ब्लैंकेट बहुत मोटा सा दिया गया वर्सेस दो ब्लैंकेट दिए गए, तो समझिए कि आपने क्या किया है कि कॉटन और एयर का एक एक्स्ट्रा लेयर, मतलब एक गैप क्रिएट किया है। अगर दो ब्लैंकेट आप यूज कर रहे हो तो that extra layer of air between your two blanket creates a much more better effect when it comes to transmission of heat, or shielding your body against the cold weather. Okay, तो मतलब ठीक है, it's not a very uh, tough question, or it's not something that should be considered as a thing to bother you, but yeah, the point is कि अगर आप एक ब्लैंकेट, मोटा ब्लैंकेट ले वर्सेस दो पतले ब्लैंकेट लेंगे, तो जो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एयर होता है ना बिटवीन द टू ब्लैंकेट्स, दैट हेल्प्स यू विद अ बेटर प्रोटेक्शन, ठीक है। ऑल राइट, तो आज हमने इस क्लास में सीखा दो तीन चीजों के बारे में। पहला होता है कि हीट क्या होता है, या उष्मा क्या होती है। उसको हमने जो भी सीखा उसके बारे में, दैट इज नो विद एक्सपीरियंस। तो उसको मेजरेबल बनाने के लिए, उसको ज्यादा क्वांटिफिएबल या साइंटिफिक बनाने के लिए, उसके लिए स्केल डिफाइन किया गया, टेम्परेचर स्केल पे, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल डिफाइन किया गया, जिसको हम लोग दो तरह से मेजर कर सकते हैं, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। तो जनरली हम लोग इंडिया में, यूरोपियन कंट्रीज में हम लोग सेंटीग्रेड या सेल्सियस यूज करते हैं। अमेरिकन कंट्रीज में दे यूज फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब उसको मेजर करने के लिए जो हमारे पास इक्विपमेंट होता है, उसको हम थर्मोमीटर बुलाते हैं। उसका भी दो वेरिएंट होता है। वन इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर, या डॉक्टरी थर्मोमीटर हिंदी में, और दूसरा होता है लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, विच हैज अ स्केल बिटवीन 35 एंड 42 डिग्री, जो हमारा जनरली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। उससे ज्यादा और कम मेजर करने के लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर को, क्योंकि उसका रेंज फिक्स है, एंड उसको इसलिए उसको कभी भी हम लोग ज्यादा गर्म या ठंडे चीजों के लिए यूज नहीं करते, नहीं तो उसको या तो रीडिंग सही नहीं आएगा, या तो डैमेज हो सकता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में देयर इज समथिंग कॉल्ड अ किंग। उसका काम ये होता है कि जब आपने टेम्परेचर लिया बॉडी का, तो उसके बाद उस टेम्परेचर को वो फिक्स रखता है, वो इट डजंट नो चेंज इट टिल यू मैनुअली काइंड ऑफ शेक इट टू नो ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल, ठीक है। मतलब क्या, अगर थर्मोमीटर आप यूज करते हो और उसके बाद टेम्परेचर देख लेते हो, देन यू शेक इट टू ब्रिंग इट बैक टू नो द इनिशियल पोजीशन, 35 डिग्री जो उसका टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, वहां पे ले आते हैं, ताकि अगली बार जब कोई यूज करे तो इट स्टार्ट फ्रॉम 35, इट डजंट स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू हैड लेफ्ट, ठीक है। तो वो जो किंक है, उसका ये काम होता है कि उस नो जितना टेम्परेचर का रीडिंग आया, जितना मरकरी आगे तक मूव किया है, उसको आगे फिर मतलब वापस चेंज नहीं करे, टिल यू नो मैनुअली डू इट। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज होता है -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिफरेंट रेंज ऑफ temperature. The only thing is it keeps on changing. It doesn't have a kink like clinical thermometer. तो उसको आपको मतलब it changes based on the actual temperature in its surrounding. So that's what we have to be careful about. Now the thing is, next thing that we learned was about the heat transfer. मतलब कैसे हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, फ्रॉम अ हॉटर सरफेस टू कूलर सरफेस, और फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट, मतलब गर्म से ठंडे की ओर कैसे मूव करता है। सो हमने देखा कि हाउ द टेम्परेचर, हाउ द हीट मूव्स फ्रॉम
hot to cold surface, and that is called conduction of heat. So based on that, there are two types of objects. One which conducts the heat very effectively, those are called conductor या चालक, heat उष्मा का चालक. और दूसरा होता है जो जिससे कि हीट ट्रांसफर नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कुचालक या इंसुलेटर. ठीक है. Then we learned about three different types of heat transfer. One is conduction, as we speak. Second was convection, जैसे कि air or water. They use this mode of heat transfer, जहाँ पे कि गर्म चीजें ऊपर उठती जाती है, and then the vacuum that gets created, जो cold layers होता है, that keeps moving. So this keeps happening like in a spiral mode. So air or water uses this mode of heat transfer. Uh, Third thing that we learned this one was radiation. So conduction, where you have a metal which conducts the heat from one hotter surface to cooler surface. Second is convection, where the hot thing keeps moving up and the cold thing keeps moving down to fill that space, and that movement happens in a spiral way. थर्ड वन इज रेडिएशन, वेयर देयर इज नो मीडियम, जहाँ पे कि कोई साधन नहीं हो हीट को मूवमेंट करने का, जैसे कि सनलाइट जो अर्थ तक आता है, जो सन से जो हीट आता है, दैट हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. आवर बॉडी आल्सो रेडिएट्स एनर्जी. तो जो भी कोई गर्म चीज है, अगर आपने देखा होगा कि अगर एक पैन गर्म हो रहा है चूल्हे के ऊपर, तो उसके पास आप जाएंगे तो closer you are, hotter you will feel, because it keeps on radiating energy based on the temperature it is having. तो हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में सीखा. देन वी लर्न अबाउट the some of the interesting phenomenon that we observe, like this land breeze or sea breeze. मतलब कैसे जो है कोस्टल एरियाज में, कैसे गर्मियों में शाम के समय में जब सनसेट स्टार्ट हो जाता है, जब when earth surface is very hot, water is relatively cooler, तो कैसे earth surface का air moves up and the cold breeze from seaside comes to the surface to make you feel better. So this is called sea breeze. When you reverse this phenomenon, जब इसका उल्टा आप सोचेंगे रात में, जबकि पानी के सरफेस के ऊपर का एयर थोड़ा गर्म है और अर्थ सरफेस पे जो एयर है वो कूलर है, then the breeze, the हवा जो है, that comes from sea to land and makes it you feel hotter, that is called land breeze या थल समीर. तो मतलब जो समंदर से पानी हवा आती है धरती की ओर, that is called sea breeze to make you cooler during the evening times. या हिंदी में बोलते हैं उसको जल समीर. उसका उल्टा सोचेंगे, जब जब हवा, गर्म हवा पानी से धरती की ओर आती रात में, उसको बोलते हैं थल समीर. हाँ, उसको बोलते हैं थल समीर. मतलब जो जहाँ पे कि धरती पर की ठंडी हवा समुद्र की आती है और समुद्र से गर्म हवा इधर आती है, उसको बोलते हैं हम लोग थल समीर. ठीक है. सो in a way you can remember this, whoever is sending the cold air to the other side, that is the name. मतलब जल समीर या सी ब्रीज, मतलब जब पानी जो है जो सी साइड इज सेंडिंग कोल्ड एयर टू अर्थ, मतलब अर्थ मतलब लैंड, दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज या जल समीर. जब when the land is sending cold air to the water, उसको बोलते हैं जल समीर, थल समीर या land breeze. So this was a summary of what we learned today. We'll continue with the classes, and what I will do is I will upload the video. I will make the videos for next few chapters whenever I get time during the weekdays, and then that you guys can refer to it offline, ताकि आपका movement और आपका progress थोड़ा fast हो, and it will give us the ability to put some more focused and serious attempt for learning 8th ka math and science, and that's what we want to finish sooner. So agle keep watching out for my videos next coming days, and we will use that for making our progress with. सर इंग्लिश क्लास भी आएगी आज? हाँ हाँ, है ना, थोड़ी देर में है. We'll start in 10 minutes.
कोई बच्चे 5 मिनट्स एक्चुअली बच्चे ज्वाइन करने लग गए, ठीक है। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर दिस क्लास एंड वी विल स्टार्ट द इंग्लिश क्लास। ऑल राइट।